classroom is now on my fingertips. Lectures by Santosh sir has infused me with confidence in aptitude section. Because of Adda 247 SD card, I am ahead of my competitors. Adda 247 SD card, the most influential learning kit. अड्डा 24/7 का वीडियो कोर्स एकदम रामबाण है मेरे लिए. The lectures provided in the SD card are relevant and up to date with the changing pattern. अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क होगा. Shape your future with Adda 247. Cubes of other numbers, some multiplication tricks and क्या वीडियो कोर्स लैपटॉप पे आ रहा है? क्या वीडियो कोर्स लैपटॉप पे आ रहा है? वीडियो कोर्स बहुत शानदार है, यही मुझे चाहिए था. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अड्डा 247 एंड आई एम मुकेश शर्मा. वेरी गुड मॉर्निंग. आज कैप्सूल का सेकेंड डे डिस्कशन का है, क्योंकि इससे पहले कल मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से आपके कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और नंबर ऑफ आपको 20 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए थे. तो आज उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कि और भी क्योंकि कैप्सूल आपने पढ़ा होगा, कैप्सूल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि कैप्सूल में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन्हीं को हम यहाँ पर एलोबरेट करेंगे, क्या क्या उसमें से और कैसे किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो लास्ट टाइम भी मैंने पहले कंप्लीट कैप्सूल को थोड़ा डिस्कस किया था, उसके बाद 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सेम एज आज भी आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हमें फोकस करते हुए चलना है. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे पार्ट पर कि जिसमें आपको मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कल बताए थे. आगे आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. देखिए गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. अब यहाँ पर फर्स्ट वन, जो डिवाइसेस के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आते हैं उस पॉइंट को हम सबसे पहले फोकस करेंगे. अदरवाइज यहाँ पर थ्योरेटिकल बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या हमें उसमें फोकस करना है, क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमें फोकस करते हुए चलना है. तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर अगर हम हार्डवेयर में बात करेंगे, हार्डवेयर में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या दिया गया. देखिएगा, हार्डवेयर में सबसे पहला पॉइंट है इनपुट, कि भाई इनपुट डिवाइस क्या है और किस तरीके से आपके काम करती है. तो हमें यहाँ पर 4 चीज़ों को याद रखना होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर में 4 इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं. फर्स्ट वन है इनपुट एंड सेकेंड वन आउटपुट, प्रोसेस एंड देन स्टोरेज. 4 टाइप की आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. भाई क्लियर है? फ्रॉम देखिएगा प्रीति जी, साउंड, हाँ बिल्कुल, साउंड में पहले कुछ प्रॉब्लम रही होगी बट अब क्लियर है, बहुत अच्छा. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको ये चीज़ नहीं पता होगी? ये सभी को पता होती है, बट ये सारी चीज़ों को हमें इतना फोकस नहीं करना है. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. देन कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है. उसके बाद टेम्परेरी डेटा को वहाँ पर आपको आउटपुट एक वीडियो के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में. आफ्टर दैट वो डेटा को स्टोर करता है. तो यहां पर वही आपका पॉइंट दिया गया, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर मतलब हम आप, इनपुट, प्रोसेस द डेटा बाय द परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस ऑन इट एंड जनरेट्स द आपका डिजायर्ड आउटपुट. जो आपका आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है. ये काम किसका हो गया, आपका हार्डवेयर का पार्ट हो गया, एक कंप्यूटर का पार्ट होता है. चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे किस तरीके से सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि डेटा किसको कहते हैं, नॉन एज डेटा. तो डेटा का मतलब यहाँ होता है कोई भी डेटा है, कोई भी अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल, वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा कहलाता है. ओके, देखिए गौरव तिवारी जी, बिल्कुल आप सभी लोग कैप्सूल को रीड कीजिएगा, बट हम यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. देखिए, तो यहाँ पर मैंने कहा कि डेटा क्या है, डेटा इज अ रॉ मटेरियल.
कोई भी अगर हम कोई भी पॉइंट की बात कर देते, कुछ भी लिखा जाए, जैसे यहाँ पर सिंपल सा हम कुछ लिखते हैं कि जैसे मैंने लिखा ये यहाँ पर ए, या आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बी, कुछ भी ये आपका पॉइंट लिखा गया, ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है, इसको हम डेटा कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए इंफॉर्मेशन। रीज़न, क्योंकि ये आपका कोई भी मीनिंगफुल पार्ट नहीं है। जब तक ये मीनिंगफुल नहीं है तब तक इसको आप इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, और जब तक ये आपका रॉ मटेरियल रहेगा तब तक इसको हम डेटा कहेंगे। तो यहाँ पर डेटा का मतलब ये है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द नॉन एज मेन बोर्ड। मेन बोर्ड जिससे हम ऑल ओवर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जिससे नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। मेन बोर्ड वो बोर्ड जिसमें आपके ऑल कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। जस्ट लाइक इज, इसको हम सर्किटरी बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, या अगर हम इसको कहें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। तो मदरबोर्ड इज ऑल्सो नॉन एज मेन बोर्ड, या सर्किटरी बोर्ड, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसको कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड्स अ रिजल्ट, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट देखिएगा दो फॉर्मेट में आता है। फर्स्ट वन लॉजिकली फॉर्मेट। लॉजिकली फॉर्मेट क्या है कि जो आप देखिएगा केवल विजुअल फॉर्मेट, विजुअल फॉर्मेट यू नो अबाउट मॉनिटर या प्रोजेक्टर, ऐसी डिवाइसेस से जो आपको आउटपुट प्रोवाइड होता है वो कहलाता है विजुअल फॉर्मेट। एंड देन सेकेंडरी जो आता है जिसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड बाय द प्रिंटर। प्रिंटर जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है वो कहलाता है आउटपुट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहां पर अगर हम कहें तो अगला पॉइंट आता है माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो एक छोटा सा, प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू को ही अगर हम कहें तो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर मेड अप ऑफ आईसीज। आईसी से आपका बना हुआ जो पॉइंट होता है, जो आपके आईसी, नंबर ऑफ आईसीज को कनेक्ट किया गया तो आपका तैयार हुआ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड मैंने कल भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड 4004। हाउ मेनी बिट कंसिस्ट इन अ 4004 माइक्रो प्रोसेसर? जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर भी कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि कल मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे। बलदेव राम जी लिख रहे हैं कि सर कंप्यूटर, देखिए भाई हिंदी में कंप्यूटर को हम यहाँ से आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हैं, कंटेंट इंग्लिश में दिया गया, बाइलैंग्वेज हो गया, दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एस्पिरेंट दोनों टाइप के हैं, हिंदी भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो देखिए कंटेंट इंग्लिश में है और आपको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों में चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर किया है कि जो आपका 4004 माइक्रो प्रोसेसर है वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। बिल्कुल बहुत सही, कुछ चीज़ें आप लोगों को अभी याद हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे हम देखते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर में मैंने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये आपका जो पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज सीपीयू। कई लोग सीपीयू एक बॉक्स को समझते हैं, बट सीपीयू इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट चिप made up of ICs। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड IC मेड अप ऑफ सिलिकॉन। IC किससे बना है? सिलिकॉन से। एंड IC इन्वेंटेड बाय द, IC किसने बनाया? तो IC मेड अप ऑफ या IC मेड बाय द जैक किल्बी। जैक किल्बी द फादर ऑफ IC। क्लियर है? तो IC बनाया जैक किल्बी ने। किससे बनाया? सिलिकॉन से बनाया। और ग्रुप ऑफ आईसीज जब हम चिप को कंपाइल कर देते हैं, उनको ग्रुप बना देते हैं, तब उनसे बना जाके आपका एक माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर पूछा गया तो देखिए हर्ट्ज लिखा होता है, बट अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपने कई एक बार टर्म पढ़ा होगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है वो कितना मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस करता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर जो आपका दिया गया, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? इनपुट को एक्सेस करता है और आफ्टर दैट प्रोसेस करता है और हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट। आउटपुट मतलब यहां पर डिवाइसेस से जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। वही ऊपर आपका ये जो टर्म लिखे गए हैं ये सारी चीज़ों को आपका यहाँ पर दिया गया, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको मेन पॉइंट बताया गया कि माइक्रो प्रोसेसर
access the input from the input devices just like as a keyboard, mouse, and process after that provide the output provided by the BDU devices या physical output devices just like a printer या monitor या अगर हम बात करेंगे तो आपका प्रोजेक्टर की बात की जाएगी। ओके हाँ बिल्कुल, मदन मोहन सिंह ने लिखा है जैक किल्बी इज द फादर ऑफ आईसी। ओके चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। अगले पॉइंट पर जो चीज़ें आपको यहाँ पर आई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी यूनिट कंसिस्ट इन अ सीपीयू में कितने यूनिट कंसिस्ट होते हैं। ये आप देखिएगा अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम था तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी कि सीपीयू में कितने यूनिट होते हैं या सीपीयू कितने यूनिट कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिएगा वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। वो 3 यूनिट कौन कौन से? फर्स्ट वन आ द कंट्रोल यूनिट जिसको आप सीयू कहते हैं, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, तो इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का एक यूनिट है जिसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। ओके एंड अनदर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या होता है, तो दूसरा अगर हम कहें तो इसमें लिखा है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप एएलयू कहते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका तैयार होता है कि एएलयू का वर्क क्या है, एएलयू किस लिए यूज किया जाता है, तो एएलयू परफॉर्म द मैथमेटिकल प्रोसेस, ये आपका मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा अ डिजिटल सर्किट यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, इट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ओके तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात की जाती है। एंड देन थर्ड आपका एक यूनिट और है जिसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट, एमयू। तो एमयू की बात करेंगे, देखिए बिल्कुल बिपिन पटेल ने लिखा मेमोरी यूनिट एएलयू एंड सीयू, गुड वेरी गुड। तो देखिए अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करेंगे, मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा एंड द टेम्परेरी बेसिस, ये टेम्परेरी बेसिस पर डेटा को स्टोर करता है आफ्टर द प्रोसेस जब आपका माइक्रो प्रोसेसर करता है तो डेटा को टेम्परेरी होल्ड करेगा, आफ्टर दैट आउटपुट डिवाइसेस के लिए डेटा ट्रांसफर करता है। तो थर्ड यूनिट क्या हो गया, एमयू। ओके हाँ देखिएगा अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया गया वो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम क्या है, जो आपका डेटा है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो प्रोग्राम वो किस तरीके से आपका एग्जीक्यूट होगा। तो लिखा है देखिएगा द प्रोग्राम विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो यहाँ पर यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट की बात की जाती है जो डेटा को टेम्परेरी आपका होल्ड करता है। ओके तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वन आपको एएलयू की बात की गई एंड देन सीयू की बात की गई और ये यहाँ पर आपका हो गया एमयू मेमोरी यूनिट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। व्हाट द मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है और इसका यूज क्या है, विच स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। एक्यूमुलेटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, मतलब ये आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो यूज है वो किसके लिए है, एएलयू के लिए काम करता है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा किसके लिए यूज कर रहा है, एएलयू के लिए आपका यूज किया जा रहा है। तो एएलयू भी आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी कंप्यूटर की, कविता गर्ग जी आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जो पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है bankersadda.com पर। और इससे पहले जो आपको वीडियो पार्ट 1 डिस्कस किया गया था कैप्सूल का, उसमें भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए फोकस करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है कि देखिएगा लास्ट सन पर मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हर माइक्रो प्रोसेसर में दो चीज़ें आपसे डिस्कस की थी कि कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ऐसा अभी मैंने डिस्कस किया था। तो बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब यहाँ पर है कितने बिट का, जिसमें एड्रेस बस कितना होगा, कंट्रोल बस कितना होगा, डेटा बस कितना होगा, डेटा बस के बेसिस पर ही आपका बिट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात की गई MAR की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई, विच कंटेन्स द
एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड। जहां पर अगर आपका डेटा स्टोर करने की बात की जाती है वो क्या है, MAR का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्राम काउंटर। तो देखिए प्रोग्राम काउंटर, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछा गया विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस, और स्पेस दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, और वहां पर आपको ऑप्शन में दे दिया गया, मान लीजिएगा एक्यूमुलेटर, देन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ALU, MU, CU, ऐसे कई आपको 5 ऑप्शंस तैयार कर दिए जाएंगे। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो एड्रेस के जो कंटेंट है, जो डेटा आपका है, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के लिए जो कंटेन करता है, होल्ड करता है, वो कौन करेगा, वो आपका करता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर इसका मतलब विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस, जो आपका डेटा होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसके एड्रेस को कंटेन करता है। ओके, कॉमन मैन लिख रहे हैं 32 एंड 64 बिट में डिफरेंस ओनली स्पीड है क्या सर? और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्पीड किससे बेसिस पर है, एड्रेस बेसिस पर, कंट्रोल बेसिस पर, डेटा बेसिस पर, वो वहाँ पर नंबर ऑफ, इसका मतलब देखिएगा जो आईसीज है, जो ग्रुप ऑफ आईसीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जब इंक्रीज हो जाएंगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर, कई बार हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में केवल क्या देखते हैं कि भाई रैम अच्छा है तो माइक्रो आपकी स्पीड अच्छी होगी, नहीं, माइक्रो प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए तभी आपका स्पीड अच्छा हो सकता है, अदरवाइज रैम आप इंक्रीज करते जाइए। रैम का वर्क क्या है, देखिए सिंपल सा अगर हम बात करें, जब आपका ब्रेन फास्ट काम कर रहा होगा तभी तो आप, पर्सनालिटी कितना भी हैवी हो जाए आपका, आप वेट ज़्यादा होल्ड कर, बट प्रोसेस तो आपको माइंड से करना है, तो इसका मतलब ब्रेन फास्ट होना चाहिए, तब आपकी रैम काम करती है। रैम क्या करती है, रैम डेटा को होल्ड करती है और रैंडमली एक्सेस करती है, तो वो एक्सेस तो फास्ट कर लेगी, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस नहीं करेगा तो रैम का रोल क्या रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि रैम हमारी सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को देखें तब हम रैम को उसमें इंक्लूड करते हैं कि रैम भी उसी के बेसिस पर होना चाहिए। ओके, चलिए अगला, हाँ बिल्कुल देखिएगा अमन जी, कैप्सूल सफिशिएंट है, इसमें भी आप पढ़िएगा, बाकी पुराने वीडियो हैं उनको भी पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रोल क्या है, विच कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्टोर करता है, वो कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक प्रोग्राम काउंटर है, दूसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड करता है, किस कंटेंट को आपको होल्ड करेगा, विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा उसको होल्ड करेगा। बट यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है कि जो करंट आपका इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड हो रहा है उसको होल्ड करेगा, और यही आपके दोनों क्या है, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे, उसके बेसिस पर आपको क्लियर करना है। ज्योति जी मेरा भी रिप्लाई कर दो, मतलब आप क्या फिर से क्वेश्चन को आप लिखिएगा, देन आपके क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा जो दिया गया आपका कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर डिवाइसेस से। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में 4 डिवाइसेस अभी मैंने आपको बताई थी, IPOS शॉर्ट में हम जिसको IPOS पढ़ते हैं, IPOS इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड देन स्टोरेज। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस में क्या यूज है। देखिए इनपुट डिवाइसेस सभी को पता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब पता है, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए, अब जो लाइट पेन है या ट्रैक बॉल की बात कर देते हैं, टच पैड की बात करते हैं, ये क्या है, ये सब आपके इनपुट के पार्ट है। तो यहाँ पर ये हमें सब चीज़ें पता हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आप बेसिकली बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो आप इजीली उनको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, OCR, BCR, OMR एंड MICR। अब ये जो आपके 4 पॉइंट दिए गए, ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा MICR, MIRC लिखा है बट इसको सही करना MICR होगा, इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, क्या रहेगा, आपका MICR। ओके, तो MICR होगा मैग्नेटिक इंकरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, ठीक है। तो MICR आपको याद रखना होगा, मैग्नेटिक इंकरेक्टर रिकॉग्निशन।
अब देखो MICR का रोल क्या है। MICR दो जगह आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन आपका कंप्यूटर सेक्शन में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी आ सकता है, आपके बैंकिंग सेक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि MICR का रोल जो है वो आपका बैंकिंग में है, तो इसीलिए दोनों जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसके बेसिस पर आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला देखो कीबोर्ड हमें पता है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट कीबोर्ड में देखिएगा फंक्शन की कितनी होती हैं आपकी, 12 फंक्शन की है, इसको फोकस करते हैं। तो देखिए फंक्शन की F1 से लेकर F12 यू नो वेरी वेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉगल की इज अ कैप्स लॉक, नम लॉक एंड देन स्क्रॉल लॉक। 3 कीज एज अ टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। जो आप कीबोर्ड पर देखते हैं टॉप पर आपकी LED दी होती है, नंबर लॉक, कैप्स लॉक एंड आपका स्क्रॉल लॉक। तो 3 LED आपकी जो प्रेजेंट होती हैं और की आपकी दी होती हैं, जिनको हम प्रेस करते हैं तो वो LED ब्लिंक होती हैं, ठीक है। एंड देन मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल एंड फंक्शन कीज। कि देखो लैपटॉप में आप FN का यूज करते हैं तो FN के साथ जो फंक्शन की होती हैं उनके ऊपर अनदर ऑप्शन दिया होता है, अनदर एक आपका साइन दिया जाता है जिससे आप फंक्शन की का यूज करते हैं, वो आपकी कहलाती हैं मॉडिफायर कीज, शिफ्ट ऑल्ट एंड कंट्रोल एंड देन FN। ओके, अल्फा न्यूमेरिक कीज यू नो A to Z एंड 0 to 9, ये तो आपको पता ही है अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पर ये कीबोर्ड में चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पर कीबोर्ड में देखो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, टॉगल कीज एंड देन मॉडिफायर कीज। ये 2 आपको ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है? हाँ अभी आप लिखते रहिएगा क्लियर है या नहीं। अब विवेक मीना जी, DBMS क्या होता है? भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि DBMS क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। बिल्कुल, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए न्यूमेरिक कीबोर्ड, मॉडिफायर कीज, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस कर दी। अगला पॉइंट जो है वो हम माउस में देखते हैं। माउस क्या है? माउस आपको पता है कि माउस का यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंटर का यूज़ होता है। अब पॉइंटर आप लोग जानते ही होंगे पॉइंटर क्या है। जिस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर इसकी बात की गई, ये एक पॉइंटर हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंटर का काम कर रहा है। तो ये हमेशा किस मोड पर, माउस इज ऑलवेज यूज्ड ऑन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पर यूज़ होगा? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यू नो अबाउट टू GUI देर आर 2 मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मोड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन है CUI एंड देन GUI। CUI कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो माउस इज ऑलवेज यूज्ड ऑन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एट प्रेजेंट टाइम जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सब कैसे हैं? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो माउस आपका GUI पर यूज होगा। माउस द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच इज द यूज्ड today in interactive processing and for the one line entry of data for the batch processing. Okay, and then डगलस एंजल वर्ड, ये बोल्ड में लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फादर ऑफ माउस या इन्वेंटेड बाय, किसने बनाया? तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जतिन कुमार जी क्या रिप्लाई करना है भैया? देखिएगा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेरीज नहीं ले पाते हैं, तो कोई नहीं, बट हम पढ़ रहे हैं सबके बारे में बहुत अच्छा। आप कोई भी डाउट होता है देन आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको मेल ID पता होगा mukesh.kumar@247.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर माउस का जो बेसिकली यूज़ है, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हाट द मीन्स ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप? ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और माउस का लेफ्ट क्लिक, किसी भी ऑप्शन को मैंने यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद माउस का जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस किए रहा और उसके बाद दूसरी जगह उसको ले जाके उस कंटेंट को ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप किससे किया जाता है? माउस से आपका क्या हुआ? ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा, मतलब मूविंग द कंटेंट वन लोकेशन टू अनदर। हम किसी भी कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाएंगे तो वो आपका कहलाएगा आपका क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अभी हम MICR को बताएंगे, फ्लैश मेमोरी भी बताएंगे, बिल्कुल सभी थोड़ा 1 by 1 हम पढ़ते रहेंगे।
विच क्वेश्चन आस्क्ड मोस्टली सर जी, अभी आपको बताएंगे, 20 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया और अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, जॉयस्टिक यू नो अबाउट हुआ, जो गेम के लिए यूज की जाती है। टच स्क्रीन सभी को मालूम है, आज की डेट में मोबाइल सभी लोग यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। लाइट पेन जिससे आप देखते हैं आप किसी भी पीडीएफ पर यूज किया जाता है, तो वो आपका लाइट पेन है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो कहाँ से, OMR से स्टार्ट होगा, आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए दो चीज़ें आती हैं, कई जगह आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कई जगह आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं लाना है अभी कि OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है या रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा रीडर। इट यूज द बीम द लाइट, OMR किसका यूज कर रहा है, लाइट का यूज करता है। लाइट इज रिफ्लेक्ट ऑन द पेपर विद द मार्क ऑन द कैप्चर प्रेजेंस ऑफ एंड अब्सेंस ऑफ द मार्क। जैसे आप देखते हैं कि जो आपका दिया जाता है, जैसे कोई आपने यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से 4 आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपका कोई भी डार्क सर्किल किया गया, उस डार्क सर्किल को, इसका मतलब उसकी प्रेजेंस को एक्सेस करता है और ये अब्सेंस को। अगर आप यहाँ पर डबल, ट्रिपल जैसे ही करेंगे तो इसका मतलब वो आपका यहाँ से आंसर गलत हो जाएगा। तो OMR का यूज़ क्या है कि जो आपके जैसे पहले आपने देखा बैंकिंग एग्जाम भी इसी तरीके से होता था, बट अब क्या है ऑनलाइन एग्जाम है, तो यहाँ पर OMR का यूज़ नहीं है, बट अभी कुछ भी कई जगह पर आपका OMR का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, रीडर और रिकॉग्निशन में डाउट रहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए फैजान खान ने लिखा है रीडर एंड रिकॉग्निशन में डाउट रहता है, तो डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उस डिवाइस की बात कर रहे हैं, वो डिवाइस क्या कर रहा है, रीड कर रहा है उस आपके जो ऑप्शंस दिए गए उनको, वहां से जो आपके प्रेजेंस एंड अब्सेंस को। ओके चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं MICR, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे 2 जगह क्वेश्चन आते हैं, एक तो GA में, जनरल अवेयरनेस में, बैंकिंग के पॉइंट पर, और दूसरा कंप्यूटर में। चलिए अगला MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। बट इसको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ये रीडर है, तो इस रीडर पॉइंट को एग्जाम में ऑलमोस्ट, वैसे हम इसको रीडर ही कहते हैं, बट एग्जाम में जब आपका आएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रिकॉग्निशन। MICR का मतलब यहाँ पर क्या याद रखना होगा, रिकॉग्निशन। ओके विनय शर्मा जी, फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, दोनों ही है भाई, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके तो देखिए ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बैंकिंग के लिए, एंड देन अगर हम जनरल बात करेंगे कि MICR क्या है, तो रीडर यूज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्निशन। याद रखना बैंकिंग में क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR का यूज क्या है, देखिए MICR का जो यूज है, जो आपके चेक पर, जो बॉटम में आप चेक देखते हैं, एक चेक पर बॉटम में आपके कुछ कोड दिए होते हैं, जो न्यूमेरिक कोड होते हैं, वो कितने 9 डिजिट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको 9 डिजिट में कोड दिए होंगे जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होते हैं, वो 9 डिजिट को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट 3 आपको पता होना चाहिए कि जो पहले होते हैं वो सिटी के 3 डिजिट होते हैं, सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, देन 3 आपके बैंक को, आफ्टर दैट 3 ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 9 डिजिट होते हैं, वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए यूज किया जाता है। ओके चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया बार कोड। देखिए बार कोड सभी को पता होना, जो लाइनिंग में आपका कोड दिया जाता है, वर्टिकल लाइंस में पैरेलल वर्टिकल लाइंस, यही क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि पैरेलल वर्टिकल लाइंस में जो BCR बार कोड दिया जाता है, उसको रीड कौन करता है, बार कोड रीडर यूज करता है। बार कोड रीडर कभी भी अगर हम शॉपिंग मॉल में कोई बिल की बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो बिल किया जाता है, वो किससे, बार कोड रीडर से किया जाता है। तो बार कोड जो आपके पैरेलल वर्टिकल लाइंस दी जाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बार कोड कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो आपका क्या है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो OCR का जो काम होता है, OCR यूज द स्कैन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेक्स्ट, इट इज अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ द स्कैन कॉपी। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या किस तरीके से यूज करता है। कभी भी आप देखिएगा, अगर इन जनरल यहाँ पर हम ये बात करते हैं, ये जो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट दिया गया, इस टेक्स्ट फॉर्मेट में जो आपका पॉइंट लिखा है, अगर हम इसको कंप्यूटर के फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं तो हम किससे इसका यूज करेंगे,
ऑलमोस्ट कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे कि सर हम इसको स्कैनर से कंप्यूटर पर ले जाते हैं, बट स्कैनर स्कैन द हार्ड कॉपी एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज, ये केवल डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। बट हम टेक्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक एमएस वर्ड या नोटपैड की बात कर देते हैं। बट अब जब हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ले जाएंगे तो किससे एक्सेस करेंगे? आपका यूज किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर का, जो आपके कंप्यूटर हैंड राइटिंग की बात कर दी जाती है, हैंड राइटिंग को कन्वर्ट करेगा किसमें? कंप्यूटर राइटिंग में। ओके, क्लियर है भाई ये यहाँ पर सबको? क्यूआर की बात करेंगे अभी, बार कोड के बाद क्यूआर की बात होगी। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आप पीओएस टर्मिनल, पीओएस का मतलब जानते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के लिए आपको मालूम होना चाहिए किसका यूज करते हैं। ऑलमोस्ट आप देखिएगा बारकोड का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल के लिए, ठीक है। अब पीओएस में आउटपुट डिवाइस के लिए ही बात करेंगे तो थर्मल प्रिंटर का जो आपको बिल प्रोवाइड करता है वो आपका पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर में देखिएगा हार्ड कॉपी हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, एंड जो भी आपका डिस्प्ले होता है, जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्या कहलाएगा? एज अ रेफर्ड एज सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी दो चीजें यहां पर आपको याद रखना चाहिए, एक विजुअल आपका है और एक आपका किसी भी पेन ड्राइव या सीडी में स्टोर आपका डेटा है, वो भी कैसा है? सॉफ्ट कॉपी है। विजुअल हो गया, देखिए विजुअल हम यहां पर अगर हम बात करेंगे, ये जो आपको आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप अभी मॉनिटर में देख रहे हैं, इसका मतलब ये विजुअल फॉर्मेट है। अब इसको आप डाउनलोड अगर करते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव या सीडी में रखते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी। और जो आप पीडीएफ है प्रिंट कर लेते हैं, वो कैसी हो गई? हार्ड कॉपी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए, इसके बेसिस पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो मेजरमेंट यूनिट है, वो मेजरमेंट यूनिट क्या है? जिसको कहा जाता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, जिससे कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। तो लिखा है काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इन पीपीएम। पीपीएम में जो इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है, पीपीएम का मतलब हो गया पेज पर मिनट। ओके, तो ये प्रिंटर के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगला पॉइंट आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स एन इमेज बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म टू फिजिकली प्रेस। इसका मतलब वो प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर कहलाते हैं कि जो पेपर पर फिजिकल टच करते हैं ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, या अगर हम कहें कि इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक ऑन द पेपर वाइल द प्रिंटिंग। जब प्रिंट करते हैं तो वो क्या करते हैं? आप पेपर पर टच करते हैं, फिजिकल टच करते हैं। दूसरा अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर मेक अ नॉइज वाइल अ प्रिंटिंग। जब प्रिंट करते हैं तब आवाज करते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड थर्ड पॉइंट अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर आर इकोनॉमिक प्राइस। ये बहुत ही एक औसत कीमत के होते हैं, तो ये पॉइंट कहलाते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते कौन कौन से प्रिंटर हैं उनको देखते हैं। तो इम्पैक्ट में सबसे पहला आ गया डॉट मैट्रिक्स, एंड देन डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये आपके, एंड देन चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सब कैसे हो गए? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम, ये सब आपके कैसे हैं? डेजी व्हील आपके, ये सब प्रिंटर हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ लिखा भी है, देखिएगा, फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पर, इमेज यूजिंग द सम मैकेनिज्म बाय द फिजिकल प्रेस। मैंने बताया आपको डायरेक्टली टच करते हैं। एंड लिंक रिबन, अब देखिए ये पॉइंट को आपको फोकस करना चाहिए कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो प्रिंटर के लिए किसका यूज होता है? रिबन का यूज किया जाता है। रिबन आपको पता ही होगा, रिबन का यूज होगा। क्लियर है? दो चीजें, आप कॉर्ट्रेज पढ़ते हैं, कॉर्ट्रेज क्या यूज है? कॉर्ट्रेज का यूज किया जाता है, या आप देखते हैं इंक के ड्रम यूज किए जाते हैं। तो कॉर्ट्रेज और ड्रम जो है वो आपके नॉन इम्पैक्ट में यूज करते हैं। इम्पैक्ट में किसका यूज होगा? वो आपका रहेगा रिबन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट आएगा आपका नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट कौन से? लिखा है डू नॉट टच द पेपर व्हेन क्रिएटिंग एन इमेज। इसका मतलब ये आप पेपर को फिजिकल टच नहीं करते हैं। क्लियर है भाई? सभी लोग आप लिखेगा, क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको जो चीज़ें बताई गई वो आपको क्लियर है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। बिल्कुल प्रीति शर्मा जी, डॉट मैट्रिक्स, बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं।
तो जो नॉन इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट में हम 3 पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। नॉन इम्पैक्ट पहला पॉइंट क्या है, जो इम्पैक्ट में डिस्कस किया ठीक उसके अपोजिट हम कर देंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर को स्ट्राइक करते हैं, नॉन इम्पैक्ट स्ट्राइक नहीं करते हैं, डू नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर वाइल द प्रिंटिंग, या डू नॉट टच अ पेपर वाइल क्रिएट अ इमेज ऑन द पेपर। तो तीसरा, अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपको मैंने बताया कि नॉइज करते हैं, साउंड करते हैं, बट यहाँ पर अगर बात की जाए ये साइलेंट मोड प्रिंटिंग करते हैं, ये आपके साइलेंट मोड में इमेज तैयार करते हैं। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज कंपेयर करते हैं अगर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव इज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट थोड़ा कैसे हैं, महंगे प्रिंटर हैं किसके कंपेयर में, इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर में। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर, तो जो इंकजेट प्रिंटर हैं वो आपके कैसे हो गए, नॉन इम्पैक्ट। एंड देन लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये आपके सब हो गए किस कैसे, नॉन इम्पैक्ट। अब यहाँ पर इंकजेट और लेजर सबको पता, बट अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, थर्मल प्रिंटर के बारे में। जो थर्मल प्रिंटर हैं वो आपके डिजिटल प्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, सभी को मालूम है। प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज बाय द सिलेक्टिवली हीटिंग कोडेड थर्मोक्रोमिक पेपर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया, किस पेपर पर करेंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि किस पेपर पर, इस टाइप के पेपर पर ये आपके प्रिंट करते हैं, क्योंकि थर्मल पेपर नेवर प्रिंट नॉर्मल पेपर, ठीक है, ये नॉर्मल पेपर पर कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं, इनके लिए आपको थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ किया जाता है। अब ये कौन सा प्रिंटर है, किस में यूज़ किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जो एटीएम में आपको स्लिप निकाल के देता है तो वो कैसा है, आपका थर्मल प्रिंटर। बहुत लाइट प्रिंटेड होती है, कुछ समय आप अगर पॉकेट में रखते हैं तो इंक उसका आपने देखा होगा कि वो गायब हो जाता है और केवल पेपर आपका बचता है। तो इस तरीके से वो जो प्रिंटर यूज़ किया जा रहा है वो थर्मल प्रिंटर। ओके, चलिए अगला पॉइंट, प्रिंटर की एक कैटेगरी है यहाँ पर, प्लॉटर की बात करते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्लॉटर का मेनली यूज़ क्या है, इंटरप्रेट्स कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन द पेपर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट्स है वो पेपर पर किस तरीके से लाइन में ड्राइंग करता है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली वो पेपर को किस तरीके से वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स के लिए आपका प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस कितने टाइप की होती हैं। जब यहाँ वेक्टर बोला गया इसका मतलब क्या, इमेजेस अनदर टाइप की भी होती हैं। तो इमेजेस के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन वेक्टर ग्राफिक्स एंड सेकेंड वन रेस्टर ग्राफिक्स। एक रेस्टर इमेजेस होती हैं और दूसरी आपकी वेक्टर इमेजेस होती हैं। तो प्लॉटर किसका यूज़ कर रहा है, वेक्टर इमेजेस का यूज़ करता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना चाहिए। सर 3000 में कौन सा प्रिंटर लें, जो अच्छा हो वो प्रिंटर ले, ठीक है। जो बैनर होर्डिंग को प्रिंट करते हैं वो आपके प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है एंड यहाँ पर जो दिया गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऐसा भी कई बार लिखा होता है। देखिए यूपीएस जो केवल पावर बैकअप का काम करता है, इसको हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोलते हैं, या फिर अगर कहें तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी कहा जाता है। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कैसे इसको हम कहेंगे कि यूपीएस, तो यूपीएस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैकअप। तो यहाँ पर अगर हम इसको कहें या फिर अगर हम कहें तो यहाँ पर यूपीएस को कहेंगे यूपीएस इज नॉट ए कंपोनेंट, या यूपीएस नॉट ए मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये यूपीएस केवल बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है, ये कंप्यूटर का कंपोनेंट्स नहीं है। ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। अब कई बार एसएमपीएस लिखा होता है, यूपीएस लिखा होता है। देखिए एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, वो आपका कंपलसरी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का पार्ट है, बट यूपीएस नहीं है। विदाउट यूपीएस भी आपका कंप्यूटर वर्क करता है, बट विदाउट एसएमपीएस कभी भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ओके,
सर कंप्यूटर कैप्सूल की पीडीएफ हिंदी में मृत्युंजय एमजे जी देखिएगा, कंप्यूटर की कैप्सूल आपको इंग्लिश में मिलेगी और क्योंकि कंप्यूटर के बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला यहाँ पर लिखा मॉनिटर, तो मॉनिटर की बात करेंगे। मॉनिटर इज जस्ट लाइक इज अ टीवी जो डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है और इसका जो आपका डिस्प्ले इमेज होता है जो पिक्सल में आपका प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाएगा, वो आपका कहलाता है रेजोल्यूशन। जो आपका डिस्प्ले होता है जो इसका मतलब पिक्सल्स, पिक्सल्स का मतलब जो भी आपकी इमेज तैयार होती है वो किसमें, वो डॉट 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 में ही आपकी प्रेजेंट, और जितने ज़्यादा डॉट होंगे इसका मतलब उतनी ही वो आपकी क्लियर इमेज होती है जितना आपका ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आपका रहेगा वो किस तरीके का आपका कहलाते हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स जितना बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स जब ज़्यादा होंगे तो आपकी इमेज उतना ही क्लियर होती है। ओके, तो ये आपके मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, मॉनिटर को हम और भी क्या कहते हैं, तो देखिए मॉनिटर को आप कहेंगे तो मॉनिटर को कहा जाता है बीडीयू। बीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बीडीयू कहा, बीडीयू का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ तक अभी मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है, लेकिन अब हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सर पेरिफेरल्स क्या हैं? अरे आउटपुट डिवाइसेस जो आपके सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बट आउटसोर्स हैं, बाहर कनेक्ट होते हैं कैबिनेट से, सीपीयू से, तो उसको हम कहते हैं आप पेरिफेरल डिवाइसेस। जस्ट लाइक एज अ प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। क्लियर है? चलिए अगला अब हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला 20 क्वेश्चन पहले मैंने डिस्कस किए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 से। चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है, तो आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया ऑफिस विस्टा नाम का कोई भी आपका वैलिड वर्जन नहीं है। ऑफिस विस्टा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा ऑफिस 10 है, ठीक है, ऑफिस 2007, 16, तो ये तो है ऑफिस विस्टा। विस्टा एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई भी आपका एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं है। ओके, क्लियर है भाई? चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। दिया गया चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, तो ऑप्शन आपको मालूम है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेलवेस, वेलवेस जो एज आ आपका क्या है कि चीफ कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कल के मैंने पॉइंट में डिस्कस किया था कि फर्स्ट जनरेशन तो हमें मालूम है वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड है। चलिए अगला पॉइंट आप लिखिएगा, बताइएगा, आप दीजिएगा, आप यहाँ पर आंसर में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भाई सेकेंड जनरेशन किस पर बेस्ड है। सेकेंड जनरेशन इज बेस्ड ऑन, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 जनरेशन आपको है, फर्स्ट जनरेशन बता दिया गया वैक्यूम ट्यूब्स, तो आपको यहां बताना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ जनरेशन। जल्दी से आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए तब तक हम अगला पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं। आप लोगों के हम कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जल्दी से सबसे पहले कौन देगा? कॉमन मैन लिख रहे हैं ट्रांजिस्टर। ओके, बिल्कुल सबसे पहला आंसर आया है ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको सारे जनरेशन का बताना है। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहां पर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्पेस। देखिए यहां पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा आपका जो यहां दिया गया वो लार्जेस्ट स्पेस कौन सा है। किलोबाइट है, पेटाबाइट, तो आपको ऑप्शन मिल गया पेटाबाइट। पीवी सबसे बड़ा है। रीजन, क्योंकि आपको मैंने बताया था सबसे पहले बिट, निबल, बाइट, केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आपका टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईवी, ईवी के बाद आपका आता है जेडबी, जेडबी के बाद आपका आएगा बाईबी। ये यूनिट आपको बताए गए थे, तो यहां पर जो लार्जेस्ट हो गया वो कौन सा है, पेटाबाइट। अगला पॉइंट देखते हैं। अ कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। किस टाइप के ट्रांसमिशन पर बेस्ड है? सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑनलाइन या नन ऑफ दीज। देखिए यहां पर आंसर दिया गया हाफ डुप्लेक्स।
बट यहां पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये वॉकी टॉकी या सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या है। चलिए इसको हम देखते हैं, आपको स्लाइड पर आपको बताएंगे, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपका सिंप्लेक्स, किस तरीके से हाफ डुप्लेक्स, किस तरीके से फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर देखिएगा ट्रांसमिशन मोड क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहां पर आपका आंसर क्या था, हाफ डुप्लेक्स। बट हम तीनों ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसको आपको पढ़ना है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, तो देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स। क्लियर है। तो पहला देखिएगा सिंप्लेक्स इज वन डायरेक्शन। यहां पर आप देखिएगा इसका मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, यहां पर कोई भी सेकेंड डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसका मतलब यह है वन वे ट्रांसमिशन। इसको कहा जाएगा कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जैसे सिंप्लेक्स की बात की गई, वन डायरेक्शन की जगह यूनिडायरेक्शनल हो तो भी आपको पता चलेगा। एंड देन अ सेंडर कैन सेंड डेटा बट कैन नॉट रिसीव। यहां सेंडर केवल सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है। ये आपका काम किसका है, सिंप्लेक्स। द हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स एल्ड बेटर परफॉर्मेंस देन द सिंप्लेक्स। क्लियर है। अब यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन से, तो वॉकी टॉकी की बात की जाए तो वॉकी टॉकी कैसा था, हाफ डुप्लेक्स। बट यहां सिंप्लेक्स में तो यहां आपका जो करेक्ट एग्जाम्पल में आएगा वो हम टीवी की बात कर सकते हैं, रेडियो की बात कर सकते हैं, आप पेजर की बात कर सकते हैं। ये सब कैसे हैं, सिंप्लेक्स के पार्ट होते हैं, टीवी, रेडियो एंड देन पेजर। ओके क्लियर है भाई। शुभम सिंगल जी लिख रहे हैं हमारे सैनिक यूजेस सिंप्लेक्स मेथड। नहीं भाई, सैनिक जो वॉकी टॉकी का यूज करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स होता है। ओके शुभम सिंगल जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला अभी हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यहां है हाफ डुप्लेक्स जो अभी एग्जाम में पूछा गया। हाफ डुप्लेक्स में देखिएगा आप प्रॉपर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज 2 डायरेक्शनल बट 1 एट अ टाइम। एक समय में एक ही साइड से आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिएगा जब दूसरी साइड से होगा तो वन साइड ब्लॉक हो जाती है। एंड देन सेम एज ये आपका ट्रांसमिशन किसका हो गया, ये ट्रांसमिशन है आपका किसका, हाफ डुप्लेक्स, जो हमारे सैनिक यूज कर रहे हैं। शुभम जी ने लिखा था, तो सैनिक जो यूज करते हैं जिसमें आप देखते हैं आप मैसेज देने के बाद बोलते हैं ओवर एंड आउट, हेलो अल्फा बीटा टैंगो चार्ली, तो इसका मतलब आफ्टर दैट मैसेज देने के बाद ओवर एंड आउट, तो ये कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके तो ये मेन इंपॉर्टेंट आपका हाफ डुप्लेक्स जो एग्जाम में पूछा गया। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं कि फुल डुप्लेक्स क्या है। देखिए फुल डुप्लेक्स में बोथ साइड्स कम्युनिकेशन इन साइमल्टेनियसली, सेम टाइम में आपका यहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है। फुल डुप्लेक्स हो गया 2 डायरेक्शनल एंड डन साइमल्टेनियसली। अ सेंडर कैन सेंड एज वेल एज रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। ओके तो ये आपको यहां पर इस स्लाइड के बेसिस पर आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ट्रांसमिशन मोड कितने टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है एंड देन फुल डुप्लेक्स क्या है। तो ये तीनों पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने सिंप्लेक्स में एग्जाम्पल दिया था, टीवी, रेडियो एंड वॉकी टॉकी, पेजर, सेम एज अगर हम यहाँ हाफ डुप्लेक्स की बात करेंगे तो वायरलेस वॉकी टॉकी की बात कर सकते हैं, और फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो आपके मोबाइल की बात कर सकते हैं, टेलीफोन की बात की जा सकती है, और अगर हम डिवाइस में कहें तो हम फुल डुप्लेक्स में मॉडेम का भी बात कर सकते हैं। मॉडेम इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। ओके चलिए अब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोसेस of replacing Windows 8 with the Windows 8.1 is called। विंडो देखिएगा सिस्टम यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि अगर आपके सिस्टम में विंडो 8 है और उसको आप क्या कर रहे हैं, विंडो 8.1 में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अपडेटिंग। यहां लिखा अपग्रेडिंग। 2 चीजें आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अपडेटिंग और अपग्रेडिंग होता क्या है। बिल्कुल प्रखर राज ने लिखा है, चलो उसको भी अब हम स्लाइड पर देखते हैं कि अपडेटिंग और अपग्रेडिंग क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा एन अपग्रेड इज द एक्ट इज रिप्लेसिंग योर प्रोडक्ट विद अ न्यूअर एंड ऑफन मोर सुपीरियर वर्जन इज सिमिलर प्रोडक्ट। देयरफॉर एन अपडेट मॉडिफाइज योर करंट प्रोडक्ट व्हाइल एन अपग्रेड टोटली रिप्लेस इट। इट मीन्स देखिएगा अगर हम यहां कहें अपग्रेड और अपडेट क्या है, अपग्रेड
अपग्रेड का मतलब हो गया यहां अगर हम विंडो 8 यूज कर रहे हैं और विंडो 10 को ला दिया, इसका मतलब 10 इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब मैंने सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड कर दिया। अपडेट का मतलब विंडो 8 है और विंडो 8 से मैंने क्या किया, विंडो 8.1, 8.2, 8.3, मतलब विंडो वही रही बट केवल क्या किया, उसके वर्जन को चेंज करते चले गए। 8 से 1, 1 के बाद 1.2, 8.3, 8.4, इस तरीके से वो अपडेट एंड अपग्रेड कहलाता है। ओके, तो ये अपडेट और अपग्रेड फीचर आप लोगों को क्लियर हुआ। पूनम जी यहां से अभी मैंने आपको फिर से एक बार दिखाते हैं कि सर देखिएगा यहां पर एक बार फिर से, हाँ, अपडेट और अपग्रेड ये आपको परफेक्ट डेफिनेशन दिया गया, अपडेट एंड अपग्रेड का मतलब क्या है। ओके, योगेश कुमार जी इसको आप समझ चुके होंगे कि क्या किस तरीके से आपका अपडेट और अपग्रेड रहता है। चलिए अब हम फिर से आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। अगला पॉइंट दिया गया, एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। टेलीकम्युनिकेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडेम का यूज किया जाता है। ठीक है, मॉडेम क्या है भाई, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आप इंटरनेट की बात कर दी जाती है। टेलीकम्युनिकेशन में आप किस तरीके से यूज करेंगे, जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम मॉडेम को भी देखते हैं। आपको यहां पर देखिएगा मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स वन और मोर कैरियर वेव सिग्नल टू इनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। यहां देखिएगा इसका मतलब मॉडेम का जो रोल है, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करता है, वो आपकी डिवाइस हो गई मॉडेम। तो टेलीकम्युनिकेशन में आपका मॉडेम का यूज किया जाता है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो ये मॉडेम का आपका क्लियर हो गया, मस्त समझ में आ रहा है। विक्रम जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा। कोई भी अगर डाउट होता है किसी को भी तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिएगा यहाँ कैप्सूल में आपको बताया जा रहा है, और दूसरा भी आपको बताया जाए, आप लोगों को पता होगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, और इस समय आपका डिस्काउंट भी चल रहा है छठ पूजा का, तो आप वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो जिसमें इंडिविजुअल कोर्स मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में दो चीज़ें, एक आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर देखिएगा सर वीडियो के बारे में बताने लगे, लेकिन रीज़न है देखिएगा जो कैंडिडेट ऑनलाइन नहीं जुड़ पाता है तो उसके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है। दूसरा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आना वाला है, तो उसके लिए भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी कोर्स, आपका वीडियो कोर्स अवेलेबल है। जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए store.adda247.com पर इस समय बहुत ही ऑफर चल रहा है जो छठ पूजा का, तो वो आप उसके बेसिस पर जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हैं। बट लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, और तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। तो पहले से ही हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, रेगुलर हमें रूटीन में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द reboot where the power is the system is physically turned off and back on the again consuming the initial boot of the machine. It's known as cold booting. अब भाई ये यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि कोल्ड बूटिंग या आपका वार्म बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये बूटिंग होती क्या है, तो हम इसको भी देखते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं स्लाइड पर, वहां बताते हैं कि आपका बूटिंग क्या है। देखिएगा, बूटिंग का मतलब है अ कंप्यूटर इज टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, मींस रैम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होल्ड कहाँ है, स्टोर कहाँ है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी पर जब आपका डेटा आता है तो उस समय पीरियड, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, बूटिंग पीरियड कहते हैं या बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब हार्ड डिस्क से जब हमने सिस्टम को ऑन किया और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर आया तो वो प्रोसेस हुई बूटिंग। अब बूटिंग होती कितने, दो तरीके से, फर्स्ट वन कोल्ड बूटिंग एंड देन वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या, व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड आफ्टर द हैविंग द स्विच्ड ऑफ, जब कंप्यूटर हमारा प्रॉपर बंद है, शट डाउन है, और उस पीरियड में हमने सिस्टम को ऑन किया तो वो कहलाएगी हमारी कोल्ड बूटिंग। एंड देन वार्म बूटिंग का मतलब है अगर कंप्यूटर को मैंने रीस्टार्ट किया,
ठीक है, देखिएगा व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउंस रीस्टार्टेड, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया गया वो बूटिंग क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इफ यू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट देन सिस्टम इज, तो दो चीजें आती हैं यहां पर, दो ऑप्शन आपको आएंगे। अगर एग्जाम में टास्क मैनेजर से क्वेश्चन आता है तो कंट्रोल ऑल्ट और डेल प्रेस करने से टास्क मैनेजर भी ओपन होता है। अगर वहां ऑप्शन में टास्क मैनेजर की कोई भी बात नहीं की गई, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और वहां लिखा है वार्म बूटिंग, देन आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वार्म बूटिंग, क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट डेल से सिस्टम इज वार्म बूट होता है, आपका रीस्टार्ट हो जाता है। ओके, सॉफ्ट और हार्ड, बिल्कुल देखिएगा सॉफ्ट और हार्ड बूटिंग क्या होता है, अगर हम सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया आपका सॉफ्ट बूटिंग, और कंप्यूटर को जब हम फर्स्ट टाइम पावर ऑन कर रहे हैं वो कहलाता है हार्ड बूटिंग। क्लियर है कि जब आपका सिस्टम प्रॉपर शट डाउन था, जब स्टार्ट हो रहा वो हार्ड बूटिंग कहलाएगी, और जब आपका रीस्टार्ट हुआ सिस्टम पहले से चल रहा था वो कहलाएगी सॉफ्ट बूटिंग। ओके, भाई सिंपल सा है, सिस्टम हीट था, वार्म था, इसका मतलब वहां पर मैंने वार्म कहा, इसका मतलब हो गया सॉफ्ट, एंड हार्ड बंद था, शट डाउन था, तो इसका मतलब वहां पर हार्ड बूटिंग कहलाएगी। ओके, बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, कंपटीशन क्लासेस, थैंक यू रोहित कुमार जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज टू द चेंज पेज साइज मार्जिन। देखिए पेज साइज मार्जिन, ये आपका एमएस ऑफिस से क्वेश्चन दिया गया, तो यहां पर आपको पेज लेआउट की बात करेंगे, पेज लेआउट से आपका अब मार्जिन चेंज होता है। क्लियर, अगला पॉइंट, व्हाट इज अ फायरवॉल, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल क्या है, देखिएगा अ फिजिकली बाउंड्री ऑफ नेटवर्क या एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये दोनों जो आपके पॉइंट हैं इसको कहें तो ये ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है क्या, वो आपको यहां दिया गया, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जिससे कोई भी, जिसको हम परमिशन प्रोवाइड करेंगे वही आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। कैसे आपका फायरवॉल डिजाइन होता है आप लोगों को मालूम है, इस तरीके से एक आपकी वॉल बनी होती है और वो रेड कलर की आपकी वॉल होती है जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, तो ये आपका फायरवॉल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ टाइप ऑफ फायरवॉल। विंडोज में आप देखते हैं फायरवॉल कैसी है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसको हम हार्डवेयर फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं जो हमारे नेटवर्क को प्रिवेंट करती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेड सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन इज कलेक्टिवली टू द यूनिक आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स। ओके, तो देखिए यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और उसमें कीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और कीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आप प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, अल्टरनेटिव की, बहुत सारी कीज होती हैं। तो यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिक की बात की गई, लेकिन कलेक्शन की बात की गई, नंबर ऑफ कीज की बात कर दी गई, तो उसको हम कहते हैं सुपर कीज। अगर यहां पर केवल वन की बात की जाती है, यहां कलेक्शन की बात नहीं, कलेक्टिवली की बात नहीं की जाती है, एक सिंगल की बात की जाती है, तब हमारा यूनिक ही होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ओके, बट यहां कलेक्शन की बात कर दी गई तो हमारा आंसर क्या हो गया, सुपर की। एंड देन अगला, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, तो वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब पैन, पैन एग्जाम्पल पर्सनल एरिया नेटवर्क, बिकॉज ब्लूटूथ इज हाईली पर्सनलाइज नेटवर्किंग डिवाइस, जिससे हम 1 to 1 किसी भी कंप्यूटर को कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अनऑथोराइज एक्सेस मींस अनऑथोराइज, जिसको हम परमिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैंने परमिशन दे दी इसका मतलब अथोराइज्ड हो गया। अनऑथोराइज का मतलब भाई जिसके लिए, नीरज कुमार जी, जिसके लिए हमने परमिशन नहीं दी फिर वो मुझे एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब अनऑथोराइज्ड है। जिसको हम नहीं जान रहे और वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, अनऑथोराइज्ड मेंबर, उसको कंट्रोल करती है, उसको एक्सेस करने से रोकती है कि वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। What is the new default font in MS Word document? नया डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज। तो देखिएगा जो फॉन्ट आता है, साइज और स्टाइल, दो चीजें आती हैं। तो यहां स्टाइल से पूछा गया, फॉन्ट
तो स्टाइल क्या है, कैलिबरी आपका स्टाइल होता है, जिसमें आप जैसे देखते होंगे एरियल टाइम्स, न्यू रोमन टाइम्स, या अगर हम बात करेंगे अब बहुत सारे फॉर्मेट आपके फॉन्ट दिए जाते हैं, बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कैलिबरी। एट प्रेजेंट टाइम जो यूज होता है वो क्या है, आपका कैलिबरी फॉन्ट यूज किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। अगला यहाँ पर हम देखते हैं अगले पॉइंट को, तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, वो है आपका फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन आपका जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, कैसी है फिर, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल। तो यहाँ पर ये भी आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पार्ट 1 कंप्यूटर के कैप्सूल डिस्कशन पार्ट 1 में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम कहें ये कैसे किसकी बात की गई, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज। फोर्ट्रॉन किसके लिए यूज की जाती है, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज की जाती है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके, चलिए अगला पॉइंट, विच अमंग द फॉलोइंग सेंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की बात की गई, पहला किसने ईमेल सेंड किया, तो किसने किया, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, ठीक है भाई। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। जे प्रेस्पर इकर्ट कौन है, जिन्होंने आपका जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं इस ऑप्शन को। देखिए यहां पर ईमेल किसने लिखा, वो कौन है, रे टॉमलिंसन। ओके, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली, ये इनेक के फाउंडर हैं। इनेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो बनाया था वो इन लोगों ने बनाया था। कौन कौन, जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली। आपका एना लवलेस, एना लवलेस कौन है, जो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एना लवलेस। ओके, दो चीजें आती हैं, शिव एदुरई का नाम आता है जिन्होंने ईमेल यहाँ पर इन्वेंट किया था, और दूसरा रे टॉमलिंसन जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर किया था। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट्स आर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व आपका नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब कॉल्ड एज। तो आपको मालूम होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 10 में क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वो आपका है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात करेंगे, वेब ब्राउजर क्या है, इसका यूज क्या है, तो वेब ब्राउजर आपको मालूम है यूआरएल को एक्सेस कराता है। विदाउट वेब ब्राउजर आप यूआरएल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ मीरा बेस जी लिख रहे हैं, वन लेडी प्रोग्रामर। ओके, वेब ब्राउजर है, विंडोज 10 में यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में मैंने बताया था पास्कल, तो विनय शर्मा जी ने पास्कल के बारे में भी लिखा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप एट द सेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। जो टैक्स आपके डिज़ाइन किए जाते हैं, जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है वो किसके बेसिस पर, आपके एल्गोरिथम के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एल्गोरिथम, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप मतलब आप रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, वो रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर देखिएगा, इट वॉज नोन एज द टर्मिनल सर्विस। यहाँ पर इसके टर्मिनल सर्विस की बात की जाती है, हम टर्मिनल को एक्सेस करते हैं इन द विंडोज सर्वर 2008। अब 8 की बात कर दी जाए या किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड अर्लियर इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू कैरी योर कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू कैरी योर कंप्यूटर इन रिमोट एरियाज। मतलब इसके बात करेंगे रिमोट एरियाज की, तो ये तो ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है, टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू सिट एट द क्लाइंट कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू द होस्ट रिमोट कंप्यूटर इन अ डिफरेंट लोकेशन, किसी भी लोकेशन से, बिल्कुल सही। इसका मतलब पहला ए एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन आपका हो गया डी, बोथ ए एंड सी। ओके, बी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, इसीलिए आपका ऑल ऑफ द अबव नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे बाय टीम व्यूअर,
भाई टीम व्यूवर ही नहीं यहाँ पर हम बात करेंगे, टीम व्यूवर के अलावा भी बहुत सारे हैं, एमी एडमिन है, और विदाउट आप रिमोटली, बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी, आईपी के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू सेव योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यूज। इसका मतलब यहाँ एक्सटेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका एक्सटेंशन क्या है, ADP। इसका मतलब हो गया एक्सेस, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट है ADP, तो एक्सेस प्रोजेक्ट के लिए आपका एक्सटेंशन क्या होगा, ADP। और अगर केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन पूछा जाए तो MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ओके, ऐसे ही बहुत सारे आपके एक्सटेंशन यहाँ से पूछे जाते हैं। सर योगेश शर्मा जी, भाई क्वेश्चन तो लिखे, नैन्सी अग्रवाल जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके कमेंट बहुत सभी लोगों के आ रहे हैं। प्रियंका यादव जी, वैलिडिटी ऑफ वीडियो कोर्स आप वहां पर जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन store.adda247 से मिल जाएगी। ओके, हर वीडियो कोर्स की अलग अलग आपकी वैलिडिटी वहां पर मिलेगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है, तो कंट्रोल यूनिट अभी आपने पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है। अब कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब डायरेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द अदर यूनिट्स बाय द प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। इसका मतलब ये कंट्रोल यूनिट कहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया, ये आपका CPU से रिलेटेड आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका 39 नंबर का क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल में बी रिटन ओनली वंस। इसका मतलब कि कौन सी नॉन वोलेटाइल है और जो केवल एक बार राइट की जा सकती है, वो आपकी हो गई पीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो वन टाइम आपकी रीड की जा सकती है। तो ये आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया, वो कौन सा है, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, EPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड देन EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, केवल प्रोग्राम की जा सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आज के सेशन में जो आपको डिस्कस किया गया वो 20 क्वेश्चंस एंड देन कुछ कैप्सूल का पार्ट डिस्कस किया गया। तो ये आज का जो था वो पार्ट 2, इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी डिस्कस किया था। ओके, अनुज वर्मा जी लिख रहे हैं सर कैप्सूल, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैप्सूल के अलावा भी आप देख रहे हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आप ईजिली उसको समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज के सेशन में फिर इतना ही, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।